अब हम लोग बात करेंगे कि किसी एसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम होता है। यानी हम लोग इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर के बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पर पावर का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर पावर का मतलब हुआ कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed in the circuit। ठीक है, तो ये पावर हो गया। अब पावर दो तीन तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम लोग जानना चाहते हैं कि जो एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस रेट से कंज्यूम हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जब भी लिखना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जो इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन है यानी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर जब निकालना होगा तो हम लोग इसको लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करके निकाला जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटी है ना। तो ये एवरेज निकालेंगे यहाँ पर। तो पी एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पावर का, पहले इसको समझना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू ये जो वेरिएबल पार्ट है उसका हमें एवरेज निकालना होगा, यानी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इनका एवरेज निकालना होगा। तो ई नॉट इंटू आई नॉट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ये साइन ओमेगा टी माइनस फाई है, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक, इसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर ई नॉट इंटू आई नॉट, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, इसका एवरेज निकालना है। तो ई नॉट इंटू आई नॉट, अब इसमें देखेंगे कि एक तो कॉस फाई आएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक, माइनस यहाँ पर एक साइन फाई है और जो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग एक इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ई नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका एक टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, जो शॉर्टकट हमने बताया था शुरू में, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0
और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो 0 + 1/2 करके एवरेज ऐसे निकालेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे कि sin phi sin 2ωt का एवरेज वैल्यू हो जाता है 0, यानी कि ये हो गया E0 I0 इंटू cos phi, है ना, ये हो गया एवरेज पावर। साथ में यहाँ पर एक नीचे 2 भी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi। तो E0/√2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ERMS, I0/2 को लिख सकते हैं IRMS इंटू cos phi। ये हो गया एवरेज पावर। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो एवरेज पावर से रिलेटेड ही आते हैं, है ना। ये इंस्टेंटेनियस पावर था, ठीक है, और ये आ गया एवरेज पावर। एवरेज पावर में यहाँ पर नीचे 2 आया था, जिसको कि हमने √2 इंटू √2 लिखा, और यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया, √2 आ गया E0 के नीचे और √2 आ गया I0 के नीचे। तो ये हो गया एवरेज पावर। इसी तरह से एक पावर डिफाइन किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर होता है कि जो RMS वैल्यू है करंट का और वोल्टेज का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब कि अगर हमसे अपरेंट पावर पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे ERMS इंटू IRMS। ये हो गया अपरेंट पावर। एक क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर। शॉर्ट में इसको PF भी लिख सकते हैं। तो ये बताता है कि इट इज रेशियो ऑफ एवरेज पावर consumed to the apparent power consumed। ठीक है, तो अगर पावर फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो हम लोग लिखेंगे एवरेज पावर, यानी कि P एवरेज डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। ठीक, तो एवरेज पावर अभी हमने कैलकुलेट किया, वो आया था ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, और अपरेंट पावर आ गया ERMS इंटू IRMS। तो इसमें से देखेंगे कि ERMS और IRMS कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi। ठीक, ये cos phi हो जाएगा। तो पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है अपने पास, वो तरीका ये है फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग रिएक्टेंस दिखाते हैं, है ना, तो जैसे ऊपर दिखाएंगे रिएक्टेंस, इधर दिखाएंगे रेजिस्टेंस, है ना। ये हो गया रिएक्टेंस X
और ये हो गया रेजिस्टेंस R, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग दिखाते हैं Z, है ना। तो ये हो गया Z यानी कि इम्पीडेंस, ठीक। और ये होता है फेज डिफरेंस फाई। तो जब भी हमें कॉस फाई की वैल्यू निकालनी होगी यानी पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, तो पावर फैक्टर को हम लोग लिखेंगे कॉस फाई यानी कि R बाई जेड, है ना। यहाँ पर जो हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं इनको ऐड करने से, यानी x जो है ये एक कंपोनेंट है, R एक कंपोनेंट है और रिजल्टेंट है Z। तो अगर इसको एक वेक्टर ट्रायंगल से समझा जाए तो ये हो गया R और ये हो गया x, है ना, ये हो गया x और फिर ये हो जाएगा Z, ठीक है। तो हमारे लिए ये है रेजिस्टेंस वाला और ये है रिएक्टेंस, और ये हो गया Z जो कि R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट के इक्वल होता है, ये फाई दिया गया है, ठीक है। तो हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का मतलब हमें कॉस फाई की वैल्यू निकालनी थी। तो कॉस फाई की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखेंगे कि R डिवाइडेड बाई Z हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर, तो अब देखेंगे कि जो करंट का पार्ट है, करंट है I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई, है ना। ये हमने करंट लिया था यहाँ पर I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई, ठीक है। अब जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये आया था I नॉट तो है ही, इसको एक्सपेंड करने से ये आ रहा है, ठीक। अब इसमें से देखेंगे कि ये दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया ये और एक कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का जब हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 0, यानी जब हम एवरेज पावर फाइंड कर रहे हैं तो करंट का एक ऐसा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, जिसका कि एवरेज पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, है ना। यानी ये जो करंट का पार्ट है, ये वाला कंपोनेंट, ये पावर डिसिपेशन में या कंजम्पशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो कंपोनेंट है करंट का, इसको कहा जाता है वाटलेस करंट, है ना। वाटलेस करंट क्या होता है, इसका हम लोग अगर डिफिनीशन की बात करें तो कहा जाता है इसको वाटलेस करंट, IW कहा जाता है the component of instantaneous current which do not contribute to the average power। मतलब कि एवरेज पावर में इस कंपोनेंट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई, ठीक है। तो जब इसको हम लोग, ये जो साइन का पार्ट है, इसको जब सेपरेट करते हैं तो ये आता है साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि I नॉट
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक, तो इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग दोबारा लिखते हैं। ये हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस आई नॉट इंटू साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट एवरेज पावर में कंट्रीब्यूट करता है ना। आप देखेंगे कि जो पावर फैक्टर आता है वो पावर फैक्टर इसी कॉस फाई के इक्वल होता है ना। जबकि ये वाला जो पार्ट है ये एवरेज पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, इसलिए जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं वाटलेस करंट। तो वाटलेस करंट जो हो गया यहाँ पर आई डब्ल्यू, इसको लिखते हैं आई नॉट इंटू साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आई नॉट साइन फाई जो है ये वाटलेस करंट का एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन कभी प्लस कभी माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फाई, लेकिन जब भी हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चाहे माइनस फाई हो या प्लस फाई हो, हमें साइन फाई का जो मॉड है वो निकालना है ना। तो वाटलेस करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट इंटू साइन फाई होता है। कह सकते हैं कि वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है फाई, और जो आई नॉट है ये है पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि एसी करंट, है ना। एसी करंट जो भी होगा उसका पीक वैल्यू है आई नॉट, और ईएमएफ और एसी के बीच का फेज डिफरेंस फाई पता होगा, तो हम लोग वाटलेस करंट का जो पीक वैल्यू है यानी एम्पलीट्यूड है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक आरसी सर्किट दिया गया है जिसमें एक रेजिस्टर दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, साथ में एक कैपेसिटर दिया गया है जिसका कैपेसिटेंस है 100/पाई माइक्रोफैराड। ठीक, साथ में ये कहा गया है कि इन एनआरसी सीरीज सर्किट 220 वोल्ट एसी सोर्स हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर 220 वोल्ट जो एसी सोर्स बताया गया, इसका कहने का मतलब ये है कि सोर्स का जो ईएमएफ है उसका आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट होगा, है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं दिया है और ये पीक वैल्यू भी नहीं होगा। नॉर्मल किसी क्वेश्चन में जब तक ये कहा नहीं जाए कि पीक वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस है तो हमें आरएमएस वैल्यू मान करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू है ईएमएफ का वो 220 वोल्ट होगा। ठीक, अब देखेंगे कि कैपेसिटेंस यहाँ पर दिया हुआ है ना, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इंटू एन। तो 2 पाई इंटू एन की वैल्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 50, यानी ये
100 पाई हो गया। तो अगर हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC यानी कि 1/ωc। तो 1/ω का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 100 पाई इंटू C का वैल्यू है 100/π माइक्रोफैराड। 100/π माइक्रोफैराड का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। तो ये देखेंगे कि पाई और पाई कैंसिल हो गया है ना, तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा कुल मिला करके XC 100 ओम। ठीक, तो ये हमने XC निकाल लिया रिएक्टेंस। इसके बाद इस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले पूछा गया है फाइंड इम्पीडेंस। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, इसमें इम्पीडेंस पूछा गया है और इम्पीडेंस होता है √x² + r²। तो यहाँ पर चूंकि इंडक्टर तो है नहीं, तो x जो होगा वो x² जो होगा XC² के इक्वल हो जाएगा प्लस r² का रूट। तो XC का वैल्यू आया है 100 है ना, क्वेश्चन में देखें यहाँ अभी हमने कैलकुलेट किया XC ये 100 आया है और रेजिस्टेंस भी 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 100√2 ओम। तो ये पहले इम्पीडेंस आ गया। उसके बाद पूछा गया है मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर हमें मैक्सिमम करंट का मतलब इसका पीक वैल्यू निकालना है, तो वो होता है E0 / Z के इक्वल। ठीक, अब देखेंगे कि जो E0 भी हमें नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है RMS वैल्यू। ठीक, तो E0 को लिखेंगे √2 टाइम्स इंटू ERMS / Z। तो √2 टाइम्स RMS वैल्यू दिया गया है 220 वोल्ट / Z की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, ये आया है 100√2। तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा है ना, ये आ जाएगा 2.20 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू आया। ठीक, अब देखते हैं, पहले मैक्सिमम पूछा गया, फिर थर्ड में पूछा गया करंट। तो सिंपल करंट का मतलब हम लोग समझेंगे कि RMS करंट पूछा गया है ना। सिंपल करंट का मतलब RMS, क्योंकि अगर कोई एमीटर लगाया होगा तो वो RMS वैल्यू रीड करता होगा। अगर इंस्टेंटेनियस पूछा जाता तो टाइम बताया गया होता। ठीक, तो RMS वैल्यू निकालना है और RMS वैल्यू हमें पता है ये होता है I0 / √2। तो I0 का वैल्यू अभी हमने निकाला है यहाँ पर, जो कि आया है 2.20 / √2 एम्पियर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट पूछा गया है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज का मतलब यहाँ भी हम लोग RMS वोल्टेज निकालेंगे है ना। तो जो VR है RMS वैल्यू निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे IRMS इंटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो आ जाएगा। तो IRMS है 2.20 / √2 इंटू रेजिस्टेंस है 100। तो इसका मतलब हो गया 220 / √2 वोल्ट। ये हो गया रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज यानी कि RMS वोल्टेज। उसके बाद फिफ्थ में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा गया है, यानी फिर से हमें कैपेसिटर के क्रॉस RMS वोल्टेज निकालना होगा। तो निकालेंगे IRMS इंटू XC। तो IRMS है 2.20 / √2 इंटू XC का वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पर, ऊपर देखेंगे ये 100 ओम आया था, तो इसको रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 220 / √2 वोल्ट। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन का 6th पार्ट, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर।
तो जब मैक्सिमम वोल्टेज निकालना होगा, क्वेश्चन का जो 6 पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब हुआ कि जो RMS हमने निकाला होगा उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो RMS वैल्यू हमने यहाँ निकाला हुआ है रजिस्टर के क्रॉस 220 बाई √2 इंटू 220 बाई √2, ये हो गया RMS वैल्यू, और इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 वोल्ट आएगा। ठीक, इसके बाद 7th में पूछा गया है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस C, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है। तो इसके अक्रॉस अगर मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हो तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, जो कैपेसिटर के क्रॉस RMS वैल्यू होगा उसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो RMS वैल्यू आया है वो आया है 220 बाई √2, है ना। तो 220 बाई √2 इंटू √2, तो ये भी आ जाएगा 220 वोल्ट। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें पूछा गया है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हम लोग जानते हैं कि ये cos phi से निकाला जाता है ना। पावर फैक्टर हम लोग कहते हैं कि ये cos phi होता है, या इसको R/Z भी कहा जाता है। तो R आया है 100 ओम और Z आया है 100√2, यानी कि 1/√2, ये पावर फैक्टर हो गया। ठीक, इसके बाद जो 9th क्वेश्चन पूछा गया है, 9th में पूछा गया है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जो है उसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं ERMS इंटू IRMS इंटू पावर फैक्टर या cos phi। तो ERMS का जो वैल्यू आया है वो आया है 220 इंटू IRMS जो होगा ये भी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि IRMS की जो वैल्यू आई थी ये आई थी 2.20 बाई √2। तो ये रखेंगे यहाँ पर 2.20 बाई √2, और cos phi का वैल्यू यहाँ पर आया है 1/2। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि 220 इंटू, इसको लिखेंगे 220 इंटू 2.20 डिवाइडेड बाई 2, तो 110 इंटू 2.20। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है पावर निकाल सकते हैं, जो कि वाट में आएगा। ठीक है, उसके बाद 10th में पूछा गया है एवरेज पावर अक्रॉस C, है ना। तो इसके अक्रॉस पावर निकालना हो तो देखेंगे कि कैपेसिटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। कैपेसिटर का काम है एनर्जी स्टोर करना, वो एनर्जी का लॉस नहीं कराता या एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर इज 0। ठीक है, उसके बाद 11th में पूछा गया है पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, यानी एवरेज पावर अक्रॉस रजिस्टर। तो इसके अक्रॉस निकालेंगे तो
रेजिस्टर का पावर कंज्यूम निकालना हो तो हम लोग को करना चाहिए IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो IRMS की जो वैल्यू आई है वो आया है 2.20 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू जो R है वो 100 दिया गया है ना। तो 2.20 इंटू 2.20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 220 बाई 2 इंटू 2.20 यानी 110 इंटू 2.20। तो ये रेजिस्टर के क्रॉस पावर कंज्यूम्ड है ना, या लॉस है। यहाँ देखेंगे कि हमने जो एवरेज पावर निकाला था वो भी इतना ही आया है ना। तो एवरेज पावर यही बताता है कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पावर कंज्यूम होता है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करते हैं।